हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम स्टार्ट हो गया है 20 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। और आज 21 दिसंबर में भी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आज ख़त्म हो गया है। तो हम लोग देखने वाले हैं कि 21 दिसंबर तक आज तक जो भी पेपर हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया है और कितने पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल था और कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। अब आने वाले एग्जाम आप जब देने जाना चाहते हो तो कितना आप सेफ अटैम्प्ट कर लेते हैं, तो आपको ज़्यादा तुक्का मारने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो एक एक चीज़ हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कस करने वाले हैं और कितना आपने अटैम्प्ट करके आया हुआ है और कितना पे कट पीट के आ जाएगा, तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा टेक्नीशियन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन की एक किताब के बारे में, जो आरपीएफ कांस्टेबल के जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट बुक होने वाली है। इसमें 2500 बहुविकल्पी प्रश्नों को समाहित किया गया, 5 साल पेपर हैं और 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। उसके बाद से इसमें देखिए सॉल्व पेपर हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट आपको 20 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। उसके बाद से इसमें क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बहुत बेहतरीन तरीके से दिया गया है। और इसमें और बात करते हैं जो चक्षु प्रकाशन की किताबों में और देखेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल की आती है, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल। उसके बाद से रेलवे रीजनिंग की आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट बुक होने वाली है। रेलवे मैथ के लिए ये आपकी चक्षु प्रकाशन बुक होती है और रेलवे सामान्य अध्ययन के लिए चक्षु प्रकाशन की बुक आती हैं। और इन बुकों को लीजिए और अपनी रेलवे में एक सीट पक्का कीजिए। उसी पे हम लोग वीडियो को देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए 20 दिसंबर कल हुआ था, तो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में कुछ लड़कों का एग्जाम हुआ है। फिर 21 दिसंबर में भी 21 दिसंबर को पेपर चल ही रहा है। तो पेपर का लेवल देखा जाए ना, तो पेपर का लेवल देखिए क्या रहा। ये देखिए अधिक लोग यही बोल रहे हैं कि सर पेपर बहुत ईजी आ रहा, और कुछ लोग बोल रहे हैं सर मॉडरेट रहा था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, भले लोग कितना भी कुछ कह ले, देखिए एक्चुअली पेपर कोई भी डिजाइन की जाती है ना, तो 40% उसमें इजी क्वेश्चन डाला जाता है, 40% उसमें मीडियम क्वेश्चन डाला जाता है और 20% उसमें हार्ड क्वेश्चन डाला जाता है। लोगों को 40 क्वेश्चन याद रहते हैं, बाकी इस क्वेश्चन के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, जब भी सिलेक्शन आपका यहीं से होने वाला है। ठीक है, मीडियम क्वेश्चन करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, हार्ड क्वेश्चन में भी कुछ करेगा तभी सिलेक्शन, केवल इजी क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता। तो पेपर का जो डिफिकल्टी अभी तक जो लेवल आ रहा है ना, वो मॉडरेट आ रहा है। ठीक है, मॉडरेट से हार्ड की तरफ आ रहा है, मॉडरेट से इजी की तरफ नहीं है, मॉडरेट से हार्ड क्या रहा है। इतना भी आसान कहना जो सही नहीं है। एक्चुअली आप खुद देखिए कि आप खुद ही अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, भले आप इजी कह रहे हैं लेकिन आप खुद ही अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, कैलकुलेशन लेंदी आ रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से स्वाभाविक बात है पेपर का लेवल इतना आसान नहीं था जितना लोग कह रहे हैं। और आपके कटऑफ का भी इस पर सीधा सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि इसमें 1:1 का ही सिलेक्शन होने वाला, सीधा एक लड़की पे एक लड़के का सिलेक्शन होगा। वेटिंग लिस्ट का इस बार कोई प्राविधान रेलवे ने नहीं रखा है। उसके बाद एवरेज अटेम्प्ट और गुड अटेम्प्ट की बात करेंगे, वो लास्ट में बात कर लेंगे वीडियो के। और कितना क्वेश्चन अब आपको अटेम्प्ट करके आना चाहिए उस पर भी हम लोग लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। अटेंडेंस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए अटेंडेंस आपको ही पता है कि रेलवे के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें फॉर्म तो सब लोग डाल देते हैं, क्योंकि जिनके पास वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहता है तो जनरली वो लोग एग्जाम को डाल ही देते हैं। लेकिन जब बात आती है दूरी के हिसाब से देखते हुए, अपनी तैयारी के हिसाब से देखते हुए, और लोगों को लगता है कि यार छोड़ो यार क्या ही जाना, मतलब मेरा होगा ही नहीं, तो इस हिसाब से लोग अगर अटेंडेंस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं रह रहा है, 70% के आसपास अटेंडेंस। देखिए ये तो 70% के आसपास रहेगा ही। मैं खुद ही आरआरबी जेईई का पेपर जब देने गया था तो मेरे अगल बगल में भी 70% के आसपास ही अटेंडेंस थी, उससे ज़्यादा नहीं रहती है रेलवे एग्जाम में जनरल। क्योंकि इसकी आपको ही पता है इसके बारे में कि शुरू में तो सबको मोटिवेट रहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, फॉर्म आते आते, फिर एग्जाम आते आते तो पता चलता है होगा ही नहीं। एग्जाम के पैटर्न की बात करें, पूरा एग्जाम का जो पैटर्न था वो एनसीईआरटी पैटर्न था। एनसीईआरटी पूरा आपका पूरा जो पैटर्न था, पूरा एनसीईआरटी बेस के जो साइंस के जो सवाल है, पूरा एनसीईआरटी पैटर्न आ रहा है, मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको भी पता है कि रेलवे में एक यही फंडा है कि मिक्स सवाल आते हैं, कभी मैथ आ जाएगा, कभी रीजनिंग आएगा, साइंस आ जाएगा, करंट अफेयर। करंट अफेयर में भी ऐसे करंट अफेयर है जो आपको पता ही नहीं रहेगा, ऐसे ऐसे करंट अफेयर आ रहे हैं, बहुत पढ़े होंगे तब भी नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो करंट अफेयर के बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको साइंस के बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत है। तो पूरा एनसीईआरटी पैटर्न है। अगर आपने 9 और 10 की एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो आपके लिए बुक तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। एनसीईआरटी पूरा पैटर्न ही आ रहा है। डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात कर लें तो डिफिकल्टी लेवल में देखिए मैथ के 4 क्वेश्चन ऐसे दिखने को मिल रहे हैं। 25 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, 25 में से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं जो लड़के नहीं लगा पा रहे। ठीक है, तो अब इसको ऐसे क्वेश्चनों को आपको स्किप करके आगे बढ़ना है, ऐसे क्वेश्चन अपने टाइम को खराब नहीं करना है। रीजनिंग में भी देखेंगे 4 से 5 क्वेश्चन जो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से आ जा रहा है, वो लड़के परेशान हो रहे हैं, तो इनको लास्ट में करना है। इनको भी 4-5 क्वेश्चनों को आप शुरू मत करिएगा, लास्ट में करिएगा, तभी आपको सफलता मिलने वाली है।
साइंस पूरा एनसीईआरटी पैटर्न आ ही रहा है, तो एनसीईआरटी में 9 और 10 का साइंस का पूरा एकदम अच्छे से रिकवर कर लीजिए, बढ़िया से उसका एनालिसिस कर लीजिए और तब जाइए एग्जाम हॉल में, तब आपके एग्जाम लेवल में एग्जाम आपका अच्छा हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ओलंपिक वगैरह से सवाल आ रहे हैं, समिति से सवाल आ रहे हैं, डेवलपमेंट सवाल से, मोदी कैबिनेट से सवाल आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए। और आपको कौन सी गलती नहीं करनी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। तो सीधी सीधी बात है, कभी भी पेपर को हल्के में नहीं लेना कि मुझे आ रहा है मैं फटाफट करते जा रहा हूँ। देखो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, और इतने पेपर को हल्के में नहीं ले लेना। और एक चीज़ और बता दें कि जो क्वेश्चन आपको नहीं लग रहा है ना उसको स्किप करके आगे बढ़ना है, स्किप टेक्निक का प्रयोग करना है, ठीक है। और आपको प्रॉपर तरीके से एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए रखना है, ये नहीं एक्यूरेसी अपनी खराब कर देना, फटाफट मारते जा रहे हो, ध्यान भी नहीं दे रहे हो। तो ये सारी गलतियां आपको, छोटी छोटी जो गलतियां, सिली मिस्टेक। एक चीज़ और बता दें, अभी मैं आरबीआई का पेपर दे रहा था तो उसमें 3 संबंध 4 और 4 संबंध 3 दोनों दे रखा था। और आपको भी पता है इस टाइप में सिले जो मिस्टेक आते हैं, जो गलत रहेगा उसको 1 नंबर पर ऑप्शन रखा जाएगा, जो सही रहेगा उसको C नंबर ऑप्शन में रखा जाएगा। तो इस तरीके जो सिली मिस्टेक है इसको भी आप लोगों को नहीं करना है। ये छोटी छोटी गलतियां है ना, आपके नंबर बढ़ाने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये सारी गलतियों से आपको बचना है। उसके बाद से अगर आपने 20 दिसंबर का पेपर दिया है और 20 दिसंबर का पेपर और 21 दिसंबर का पेपर आपने आज दिया होगा, तो अगर आपके 70 से 75 के आसपास यदि आपके नंबर आ रहे हैं ना, ITI वाले को एग्जाम चल रहा है, तो अगर इतना ITI वाले अगर 70 से 75 जनरल कैटेगरी में लाते हैं ना, किसी भी ट्रेड करें तो उनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाएगी वो इलेक्ट्रीशियन की जाएगी और फिटर की जाएगी, वेल्डर की थोड़ी सी कम जाएगी, ठीक है। और डीजल मैकेनिक हो गया, RAC वाला हो गया, कारपेंटर वगैरह, ब्रिज वाले हो गए, इनको सबकी कहा जाती है कमी जाती है कट ऑफ। और कट ऑफ जो लगती है ट्रेड वाइज नहीं लगती है, पोस्ट वाइज लगती है। जो 40 जो पोस्ट आई है ना, तो पोस्ट वाइज कट ऑफ लगी, 40 पोस्ट पे कट ऑफ। लेकिन जनरली जिसमें फिटर और इलेक्ट्रीशियन वाले रहेंगे उनकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है। तो अगर आप इतना क्वेश्चन करके आ गए हो ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप अच्छे से एक्यूरेसी मेंटेन किए रहोगे, तो अगर आप किसी भी तरीके से 65 नंबर ला लेते हो ना, तो हमारा आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना क्वेश्चन करके आए हो तो अच्छे से एक्यूरेसी है तो सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। OBC के अगर स्टूडेंट हैं तो OBC वाले 65 से 70 के बीच में यदि आप अटेम्प्ट कर लियो ना भाई, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, OBC में 65-70 हो जाएगा। EWS भी 65 से 70 के आसपास इनकी भी कट ऑफ जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। क्योंकि देखिए 1:1 का ही सिलेक्शन होने वाला है, इससे ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। SC कैटेगरी की अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए SC कैटेगरी की बात कर लें तो SC में भी अगर वही 62 से अगर 65 के बीच में यदि आपके नंबर आ रहे हैं, वही 60 से 65 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं, तो आपका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। ST कैटेगरी में तो 55 से 60 के बीच में यदि आप नंबर लाएं, अगर इतना आप अटैम्प्ट कर लेते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। 55 से 60 के बीच में यदि आपके अटैम्प्ट है ST कैटेगरी में, तो कोई सी भी जोन में रहेंगे तो आप लोगों का आसानी सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इलेक्ट्रीशियन और फिटर वालों का ये हाल है, तो आप लोगों का जो इसके अलावा कोई अगर ट्रेड किए होंगे तो उनकी कट ऑफ निश्चित तौर पे कम ही जाती है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है जिसमें इलेक्ट्रीशियन और फिटर एलिजिबल होते हैं उन्हीं लोगों की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो अगली बार जाने से पहले अगर आप लोग जाना चाहते हो तो अगली बार जब एग्जाम देने जाओ, वीडियो देख लियो, तो कोशिश करिएगा जनरल वाले स्टूडेंट आप लोग एकदम 75 से 80 के बीच में अटेम्प्ट लेने के लिए, क्योंकि 1:1 का ही है, तो हो सकता है आपका पेपर आसानी हो जाए। तो 75 से 80 के बीच में अटेम्प्ट लगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हो सकता है आपका पेपर टफ आ जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं, 70 से 75 भी अटेम्प्ट कर लेंगे तभी भी बुरा नहीं है, तभी भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आप आंसर की मिलाएंगे तो हो सकता है 5-6 नंबर और कम आ जाए। ये सब चीज़ें तो आंसर की पे निर्भर कर लीजिए, लेकिन अटेम्प्ट करने जाते हो तो एटलीस्ट इतना आपको मान के चलना। और जो भी लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी लगता है कि इसमें टाइम मेरा लगेगा, टाइम टेकन है, तो आपको स्किप करके जाना है, आगे बढ़ते जाना है। एक चीज़ ध्यान रखनी है शुरू से लेकर लास्ट तक कि जो आपको 90 मिनट मिल रहे हैं ना, 90 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन पे भी दे रहे हैं तभी भी सफिशियंट है, 1 मिनट से ज़्यादा भी दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए छोटी सी एनालिसिस थी, आशा करते हैं कि आपको पसंद आई, और यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए जो कि डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।